हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि 9 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लें। और साथ ही साथ सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी तैयारी को दोगुना रफ्तार से शुरू कीजिए, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं, साथ ही साथ एग्जाम भी देते हैं, लेकिन सबका क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए आप थोड़ी गंभीरता के साथ इसे लें और अच्छे से तैयारी कीजिए, कंटेंट पर फोकस कीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं और कहाँ कमी रह गई है, कहाँ आपसे नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को देखिए और उसे सुधार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? ऑप्शन फर्स्ट है एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, सेकंड है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक भाषा के रूप में, थर्ड है एक अनिवार्य भाषा के रूप में और फोर्थ है बुनियादी चरण की एक भाषा के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें विदेशी भाषा के अध्ययन को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रीय भाषा, सेकंड है कार्यालयीय भाषा, थर्ड है एक सूत्र में जोड़ने की भाषा और फोर्थ है सह कार्यालयीय भाषा। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता नहीं दी गई है, इसमें राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा, कार्यालयीय भाषा। सह कार्यालयीय भाषा जो है वो उसे इंग्लिश को मान्यता दी गई है सह कार्यालयीय भाषा के रूप में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी समूह या समुदाय की वाक विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक बोली, सेकंड है क्षेत्रीय बोली, थर्ड है भाषा विविधता और फोर्थ है बोली। इसमें कहा जा रहा है समूह या समुदाय की वाक विशेषताओं को किस रूप में जाना जाता है। समूह या समुदाय में जो भी भाषाएं बोली जाती है उसे हम लोग सामाजिक बोली के नाम से जानते हैं। देखिए, क्षेत्रीय बोली उसे कहते हैं जहां पर क्षेत्र की बात आ जाती है कि एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम लोग बोली कहते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा सामाजिक बोली, बल्कि क्षेत्रीय बोली नहीं होगा और भाषा विविधता के रूप में भी हम लोग नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है भाषा सहजबोध, सेकंड है मानव द्वारा भाषा सीखने की नैसर्गिक प्रवृत्ति, थर्ड है मानव जहां तक हो सके अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता रखते हैं, फोर्थ है भाषा अधिगम उपकरण। देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि बिना किसी प्रयास के सहज रूप से अगर कोई भाषा सीख रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को भाषा का अर्जन कहते हैं, न कि लर्निंग नहीं हुआ। सीखने में प्रयास होता है हमारा, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए जहां कहीं भी सीखना या अधिगम शब्द आ रहा है वो नहीं होगा। देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, भाषा सहज बोध इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिएगा यहां पर कहा जा रहा है कि मानव द्वारा भाषा सीखने की नैसर्गिक प्रवृत्ति यानी प्राकृतिक प्रवृत्ति तो है, लेकिन क्या कहा जा रहा है? सीखने की नहीं। जो पहली भाषा मातृभाषा हम लोग सीखते हैं, क्या कोई हमें सिखाता है? नहीं, उसे हम लोग सहज रूप से अर्जित कर लेते हैं, हम सीखते नहीं है। हम सीखते कौन सी भाषा है? जो हम स्कूल में जाकर सीखते हैं, हमें उसका व्याकरण बताया जाता है, वाक्य संरचना आदि बताई जाती है, उसे हम लोग सीखना कहते हैं, जबकि मातृभाषा को हम लोग सहज रूप से अर्जन कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निवेश समृद्ध परिवेश से तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों द्वारा भाषा को देखा जाना, ध्यान में लाना और प्रयोग करना, सेकंड है निवेश शिक्षार्थियों को दिए जाने वाला प्रशिक्षण है, थर्ड है भाषा के अध्यापक को कक्षा में भाषा का प्रयोग करने के लिए तैयार करना, फोर्थ है पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य प्रकार की सामग्री। तो सामग्री को हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में, टीएलएम के रूप में यूज करते हैं, इसे हम लोग प्रिंट्स निवेश समृद्ध परिवेश के रूप में नहीं देखा जा सकता, न ही अध्यापक की तैयारी को हम लोग निवेश समृद्ध परिवेश कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा कि शिक्षार्थियों द्वारा भाषा को देखा जाना, ध्यान में लाना और प्रयोग करना ही निवेश समृद्ध परिवेश कहलाता है। अगला प्रश्न है,
विज्ञान की भाषा की अपनी प्रकृति और चारित्रिक विशेषताएं हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान की प्रकृति, सेकंड है भाषा रजिस्टर या प्रयुक्तियां, थर्ड है भाषा विविधता और फोर्थ है भाषा बोली। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान की भाषा की अपनी प्रकृति और अपनी चारित्रिक विशेषताएं हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे विज्ञान में हम लोग बायोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सेल डिवीजन। वहीं डिवीजन का मतलब अगर मैथ्स में देखें तो क्या हो जाता है, भाग करना, लेकिन सेल डिवीजन का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है कि अपने ही जैसा एक अन्य कोशिका का निर्माण कर लेना ही सेल डिवीजन होता है। तो इसका क्या मतलब होगा, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न विषयों में अलग अलग मतलब हो जाता है। तो इसे ही हम लोग कह सकते हैं कि भाषा रजिस्टर है या भाषा प्रयुक्तियां हैं। जैसे प्रत्येक विषय की आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें कुछ शब्दावली ऐसी होती है जो केवल उसी विषय पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने बीएड या डीएलएड जो भी किया है, आपने इससे पहले अधिगम शब्द नहीं सुना होगा, अधिगम शब्द का यूज नहीं जानते होंगे कि आखिर क्या होता है, लेकिन जब आपने इसे पढ़ा तब आपको पता हो गया होगा कि अधिगम यानी सीखना क्या है और इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा होगा। तो वैसे ही कुछ शब्दावली होती है किसी एक विशेष विषय से संबंधित। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को 5 शब्दों का एक सेट देती है और उन्हें शब्द टोकरी में से उन शब्दों को खोजने के लिए कहती है जो दिए गए सेट से जोड़ बना सके। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है विन्यास, सेकंड है शब्दजाल, थर्ड है संयोजन और फोर्थ है शब्द समूह। अब इसे किस रूप में जाना जाएगा? देखिए क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों को 5 शब्दों का एक सेट दे देती है, एक आप ऐसे खाका उनको दे देती है कि ऐसा आपको एक सेट बनाना है, और वहीं आप एक टोकरी में कुछ कागज के टुकड़े रख देते हैं जिसमें कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं। अब विद्यार्थी उनमें से छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उनमें से एक एक करके उसका चयन करेगा, सिलेक्ट करेगा और खुद से अपना सेट बनाएगा। इसे ही हम लोग वाक्य विन्यास या शब्द विन्यास कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होता है। इसमें क्या करेगा बच्चा, जोड़ना सीखेगा। इसे शब्द जाल नहीं कह सकते, बल्कि बच्चे को सेट का पहचान नजर आएगा, कैसे हम दूसरे शब्दों से जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं यह उसे पता हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है किसी पाठ्य सामग्री के अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, सेकंड है वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, थर्ड है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना या युक्ति की पहचान और फोर्थ है अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ का न समझ पाना। इसका मतलब है कि अक्षर और शब्द ध्वनि को तो हम उच्चारित कर पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें पठन का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब तक आप जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ न समझ पाए, उस पठन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकौशल नहीं है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है बारीकी से पठन, सेकंड है सरसरी तौर पर पठन, थर्ड है अंतरपाठीय पठन और फोर्थ है व्याख्यात्मक पठन। इसमें पूछा जा रहा है कि आप इसे कौन सा पठन कहेंगे। मान लीजिए अखबार में कोई ऐसा जॉब का एडवर्टाइजमेंट आया है और आप उसे देखना चाह रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ेंगे? सरसरी तौर पर पढ़ेंगे? नहीं, बारीकी से पढ़ेंगे। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखें, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें, अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट है लेखन का उत्पाद उपागम, सेकंड है लेखन का प्रक्रिया उपागम, थर्ड है उद्देश्य के लिए लिखना और फोर्थ है शिक्षार्थी आधारित लेखन। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह कौन सा उपागम है लेखन का, कौन सा अप्रोच है। तो देखिए इस पूरे चरण को हम लोग प्रक्रिया उपागम कहते हैं। लेखन का प्रक्रिया उपागम में क्या होता है, सबसे पहले रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद उनका पहला प्रारूप लिखते हैं, फिर उसका संपादन करते हैं और अंतिम प्रारूप लिखते हैं, तब उसे तैयार किया जाता है। यह एक पूरा प्रोसेस है, इसलिए इसे प्रक्रिया उपागम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़े में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है।
उसके बाद यह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद यह समय और काल के रूप और नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? सबसे पहले वो क्या करती है? ग्रुप बनाती है और उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए कहती है, फिर बाद में उन पर ध्यान देने के लिए और काल आदि का पहचान करने के लिए कहती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरण का अभ्यास या ड्रिल, सेकेंड है अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग, थर्ड है गहन व्याकरण अभ्यास, फोर्थ है प्रस्तुतिकरण और अभ्यास परिणाम। इसमें इस पूरे क्वेश्चन में आपने कहीं भी ड्रिल या प्रैक्टिस की बात नहीं देखी होगी। इसमें बच्चा खुद से अपना दिमाग लगा रहा है, उसे पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, वो पढ़ रहा है, डिस्कस कर रहा है, उसके बाद उससे पहचान करने की बात की जा रही है। तो इसमें ड्रिल और प्रैक्टिस की बात ही नहीं है, इसलिए जहां कहीं भी आपको अभ्यास दिखता है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अध्ययन संलग्नता विमर्श का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर बच्चा खुद से चर्चा करेगा, अपना विचार लगाएगा कि हाँ कहां पर हमने क्या पढ़ा था और उसके आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में पठन में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिज्जे करने में कठिनाई अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है डिसलेक्सिया, सेकेंड है डिस्प्रेक्सिया, थर्ड है दृश्यात्मक पहचान, फोर्थ है पठन में कठिनाई। इस पूरी कमी को, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे ही हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, सेकेंड है सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, थर्ड है शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, फोर्थ है शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, नियमित अंतराल पर शिक्षार्थी का आकलन करना ही संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 8 में भाषा पढ़ाने के लिए समाचार पत्र के एक खेल समाचार का इस्तेमाल करती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में समाचार पत्र का प्रयोग क्या कहलाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है आविष्कृत सामग्री, सेकंड है प्रामाणिक सामग्री, थर्ड है पठन सामग्री और फोर्थ है अध्यापक द्वारा रचित सामग्री। क्या यह अध्यापक द्वारा रचा गया है? नहीं रचा गया है। खेल या समाचार पत्र का इस्तेमाल तो अध्यापक ने नहीं रचा है ना, उसकी रचना उस अध्यापक ने नहीं की है ना, साथ ही उसे हम लोग पठन सामग्री भी नहीं कहेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसे हम लोग प्रामाणिक सामग्री कहते हैं। प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जो कि निरंतर परिवर्तनशील रहे। समाचार पत्र एक ही होता है क्या? नहीं, वो प्रतिदिन नया आता है। तो ऐसी रचना जो कि स्थानीय स्तर पर हो और उसमें मॉडिफाई होता रहे, उसमें परिवर्तन होता रहे, तो इसे ही हम लोग प्रामाणिक सामग्री कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, ट्रांसलैंग्वेलिज्म एक से दूसरी भाषा में अंतरण का तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी कक्षा में सीखने के लिए जानी गई भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड है भाषा और विषय वस्तु सीखने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा का इस्तेमाल, थर्ड है एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण का भाषाई कौशल और फोर्थ है अध्यापक द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा का इस्तेमाल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ट्रांसलैंग्वेलिज्म में क्या होता है कि विद्यार्थी जो है सीखने के लिए जो कुछ उसने सीखा है और जो कुछ वो सीखने वाला है उसके लिए जो वो भाषाएं पहले से जानता है उन भाषाओं का अगर इस्तेमाल करता है तो उसे ही हम लोग ट्रांसलैंग्वेलिज्म कहते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, अगर उसकी मातृभाषा और घर की भाषा अगर मान लीजिए भोजपुरी है, मगही है, और वह विद्यालय में जाकर हिंदी भाषा सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, और यह सीखते समय उसने अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी उनमें कर दिया है, तो इसे ही हम लोग ट्रांसलैंग्वेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 9 जनवरी को पूछे गए थे। साथ ही अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।